रायू एक नॉर्मल सा टीनेजर है जो कि ट्रक से टकरा जाता है और एक ऐसे वर्ल्ड में रिइंकार्नेट होता है जहां हर चीज मैजिक से चलती थी। इस दुनिया में उसको बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड वाटर मैजिक के पावर्स मिले थे और वो बस एक नॉर्मल सी जिंदगी जीना चाहता था, लेकिन उसको पता तक नहीं चलता कि वो इस दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन बन जाता है। ये सब वहाँ से शुरू होता है जहाँ रियो अपने आप को एक व्हाइट से रूम में पाता है। आखिर ये मैं कहाँ आ गया, मैंने तो ये जगह पहले कभी भी नहीं देखी। और जैसे ही यहाँ पर रियो ये सब सोच रहा था तभी सामने एक गॉड आ जाता है जिसके सुनहरे बाल थे। तब गॉड बोलता है कि रियो क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम मर चुके हो। तब रियो को अचानक से याद आता है, अरे हाँ, मैं तो ट्रक के द्वारा कुचला गया था और मैं मारा जा चुका था। और इसके बाद रियो उस सुनहरे बाल वाले आदमी को पूछता है कि क्या तुम गॉड हो। तब वो सुनहरे बाल वाला आदमी कहता है, वैसे तो मेरे को एंजल कहते हैं, तुम गॉड भी कह सकते हो। मैं यहाँ इसलिए हूँ ताकि मैं तुम्हें एक दूसरी वर्ल्ड में रिइंकार्नेट कर सकूं। रियो बोलता है, क्या सच में मैं एक वर्ल्ड में रिइंकार्नेट होने वाला हूँ? हाँ, तुम जैसे चाहो वैसे अपनी जिंदगी वहाँ पर जी सकते हो। वैसे अपना रायो सिर्फ एक ऐसी जिंदगी गुजारना चाहता है जहाँ उसको बस शांति और कुछ भी ना करना पड़े, जिससे गॉड को तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। और वो बोलता है कि मैं तुम्हें एक ऐसी वर्ल्ड में रिइंकार्नेट करने वाला हूँ जहाँ पर मैजिक एग्जिस्ट करता है और वहाँ पर बहुत ही कम जन मैजिक यूज करते हैं। अराउंड सिर्फ 20% ह्यूमन से ही मैजिक को कास्ट कर सकते हैं, जहाँ मैं तुम्हें वाटर मैजिक यूज करने की पावर देता हूँ। और रियो, क्योंकि तुम एक बहुत ही पीसफुल लाइफ चाहते हो तो तुम्हें एक जंगल के एक छोटे से घर में रिइंकार्नेट कर दिया जाएगा। वहाँ इतना खाना तो होगा कि तुम बिना हंटिंग किए भी 2 महीने तक जिंदा रह सकते हो। और तुम्हारे घर के पास एक प्रोटेक्टिव बैरियर भी होगा जो कि तुम्हें मॉन्स्टर से प्रोटेक्ट करेंगे। और इसके बाद रायो वहाँ पर रिइंकार्नेट हो जाता है और हम देखते हैं रायो को जो कि उस घर से उठता है। वो जैसे ही घर से बाहर जाता है तो वो अपने मैजिक पावर को टेस्ट करता है और उसके बाद घर के अंदर आ जाता है, जहाँ उसको खाने के लिए बहुत सारी फ्रोजन मीट भी देखने के लिए मिलती है। और यहाँ पर उसको 2 बुक्स मिलते हैं और एक पेन मिलती है जिससे कि उसको एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में पता चलेंगे। और फिर से रियो बाहर जाता है और अपने वाटर मैजिक के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करने लगता है, जहाँ वो देखता है कि वो वाटर मैजिक को बिना किसी चैंट का इस्तेमाल किए ही यूज कर सकता है। और अगले सीन में रियो बहुत सारी वाटर मैजिक से अपना टब को भर देता है, क्योंकि उसने अभी तक एक बार भी नहीं नहाया था इस वर्ल्ड में रिइंकार्नेट होने के बाद। लेकिन ये प्रॉब्लम है कि वो अपने वाटर मैजिक के टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पाता। तब रायो डिसाइड करता है कि वो गर्म पानी बनाने के लिए 2 स्टिक्स का यूज करेगा और उसको रब करके आग जलाएगा। लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद भी वो एक आग की चिंगारी भी नहीं जला पाता, क्योंकि आखिर उसके पास वो स्किल ही नहीं है। और उसके बाद वो हार मान जाता है। लेकिन उसके बाद वो सोचता है कि अगर उसके पास वाटर मैजिक ही है तो वो कुछ और भी ट्राई कर सकता है। और तब रायो सन की तरफ देखता है और खुश हो जाता है, क्योंकि रायो को एक आइडिया आया था जहाँ वो एक बाल्टी में पानी भर लेता है और बहुत ही मुश्किल से वाटर मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा करके वो उस पानी को बर्फ में कन्वर्ट कर देता है। और फिर सन रेज को बर्फ की मदद से रिफ्लेक्ट करके वो पानी को गर्म कर लेता है। और इसी जीनियस आइडिया के वजह से वो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा बात ले सकता है। और फिर वो नहाते नहाते सोचता है कि मैं मॉडर्न साइंस की हेल्प से गर्म या ठंडा पानी को क्रिएट कर सकता हूँ। अगली सुबह यहाँ पर रियो को बहुत ज्यादा भूख लगी थी, जिस वजह से वो उसी कच्ची मीट को खाता है और सोचता है कि मुझे अपनी ऑफेंसिव पावर को बढ़ानी होगी, क्योंकि मैं इस फ्रोजन फ्रूट पे ज्यादा दिन तक डिपेंड नहीं रह सकता। तब रायो प्रैक्टिस करना चालू करता है, जहाँ वो अपने वाटर बॉल को एक ट्री में शूट करता है। हालांकि उसका एम बिल्कुल परफेक्ट ट्री में जाता है, लेकिन वो उसको बिल्कुल भी डैमेज नहीं करता। कोई बात नहीं, इस बार मैं अपने वाटर मैजिक को बिल्कुल प्रेशर में शूट करूंगा, इससे तो पेड़ को डैमेज लगना ही चाहिए। जहाँ रियो इस बार अपने वाटर मैजिक को प्रेशर में शूट करता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा कम प्रेशर था, जिस वजह से उसका अटैक पेड़ तक पहुंच ही नहीं पाता। और अभी उसको लग रहा था कि उससे कुछ भी नहीं होने वाला, लेकिन तब वो याद करता है कि एंजल ने उससे क्या कहा था, रियो मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम कोई भी वाटर मैजिक को बहुत जल्दी यूज नहीं कर पाओगे। हमेशा याद रखना कि मैजिक को यूज करने का सबसे बड़ा तरीका है कि तुम उसको इमेजिन करो। और हाँ, कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करने से ही तुम अपने मैजिक में बेहतर हो सकते हो। और इसके बाद रियो हर दिन प्रैक्टिस करता है जब तक वो उस पेड़ को अच्छे से टच नहीं कर पाता। और अब रियो पहले से इस मैजिक में थोड़ा सा बेहतर बन चुका है, जहाँ पर वो इस बार डायरेक्टली गर्म पानी भी जनरेट कर सकता है। अब रियो पानी को छोड़ के पानी को वाटर क्रिस्टल्स में बदल के उसको शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो वाटर से भी ज्यादा हार्ड था। लेकिन रियो इस चीज की भी प्रैक्टिस किए जा रहा था और दिन ब दिन बीते जा रहे थे, जहाँ रियो अपने आप को अलग अलग वाटर वेरिएशंस के साथ भी ट्रेन करता है। और अब पहले वाले रियो से वो करीबन 20 गुना ज्यादा ताकतवर बन चुका था, जिस वजह से रियो डिसाइड करता है कि वो फॉरेस्ट के अंदर जाएगा। फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे नजारे थे, जहाँ रियो बोलता है कि आज मैं कुछ हर्ब्स कलेक्ट कर लेता हूँ और कल से मैं हंटिंग करूंगा। एक सेकंड, ये मेरे पीछे क्या था? और जैसे ही रियो पीछे देखता है तो उसके सामने एक बहुत ही बड़ा वाइल्ड बोर आ चुका था। आखिर अब मैं क्या करूँ? मेरे को तो बिल्कुल भी फाइटिंग एक्सपीरियंस ही नहीं है, क्या मैं फिर से मरने वाला हूँ? और तब वो वाइल्ड बोर रायो को अटैक करने के लिए उसके तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ फाइनली रायो थोड़ा सा करेज इकट्ठा करता है और उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है।
रायो जंगली बोर के सामने के रास्ते को बर्फ से ढक देता है और वो बर्फ के स्लाइड में लास्ट में वो कुछ नुकीले से चीज बना देता है और जब बोर वहाँ पर फिसल के आ रहा होता है तो आखिरी के स्टिंग्स बोर के अंदर घुस जाते हैं और बोर वहीं पर मर जाता है। रायो बोलता है कि ये तो बहुत ज्यादा इजी था, मैं तो बेकार में ही डर रहा था। रात को जब रायो वो बुक्स को पढ़ता है वहाँ पर लिखा हुआ था कि बोर सबसे ज्यादा वीकेस्ट मॉन्स्टर्स होते हैं। वही मैं सोचूं कि आखिर मैं एक ही बार में ऐसे एक मॉन्स्टर को कैसे हरा सकता हूँ, लेकिन उस बुक में दो और चीजों के बारे में लिखे थे। एक था ड्रैगन जो कि बहुत ही रेयरली देखने के लिए मिलता है, लेकिन अगर वो तुम्हें देखने के लिए मिल गया तो तुम जल्दी से वहाँ से भाग जाना वरना तुम मारे जाओगे, क्योंकि ये ड्रैगन्स अगर चाहे तो एक ही पल में पूरी सिटीज को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दूसरी चीज जो कि उस बुक में लिखी थी वो थी डीमंस। उस बुक में ये भी लिखा था कि अगर तुम्हारा डीमंस के साथ हैंड टू हैंड फाइट होता है तो तुम्हारा मरना तय है। तब रायो समझता है कि इस दुनिया में कितनी सारी चीजें हैं और उसको बहुत ही जल्दी स्ट्रांग होना पड़ेगा। फिर रायो अपने सारे कपड़े खोल के जंगल में फिर से ट्रेनिंग करने के लिए चला जाता है। अब वो कपड़े क्यों खोलता है वो तो आप उसी से पूछो, क्योंकि मेरे को नहीं पता। और इस बार जंगल में घूमते घूमते उसको एक जंगली ईगल दिखता है और वो ईगल रायो के ऊपर हमला करने लग जाता है, जहाँ रायो को समझ आ जाता है कि वो इस ईगल को तो नहीं हरा सकता। तब वो ईगल बहुत सारे अटैक्स करती है, लेकिन रायो अपने पीछे कुछ आइसिकल बैरियर्स बना के भाग रहा होता है। कुछ देर में वो ईगल बिल्कुल पास आके रायो के ऊपर हमला करने वाली थी, लेकिन तब रायो यहाँ पर कुछ बैरियर्स बना देता है और तभी वो ईगल आके उन बैरियर्स में टकरा जाती है, जिस वजह से उस ईगल का एक आंख खराब हो जाता है और उस टाइम के लिए बस वो ईगल रिट्रीट कर लेती है, मतलब वहाँ से चली जाती है, जो कि रायो के लिए तो बहुत ही अच्छा था क्योंकि रायो इस बार जैसे तैसे बच गया था। अब रायो जब घर जाने का टाइम आता है तब रात हो चुका था और रायो यहाँ पर घर का रास्ता ही भूल चुका था। तब घर का पता ढूंढते ढूंढते रायो को यहाँ पर एक लेक मिलता है जो कि बहुत ही ज्यादा चमक रहा था और जब रायो उस लेक में देखता है तो उसे देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पर एक सिर कटा आदमी और उसके साथ एक सिर कटा घोड़ा दोनों ही उस लेक में खड़े हुए थे। और तभी वो सिर कटा आदमी भी रियो को देख लेता है, लेकिन रियो वहाँ से भाग जाता है और लकीली वो घर यहाँ पर जिंदा पहुंच जाता है। इसके बाद जंगल के बहुत सारे पार्ट्स को रियो बहुत दिनों तक एक्सप्लोर करता है। वो बहुत सारे स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर से लड़ते जाता है जहाँ उसके स्किल और ज्यादा डिफाइन हो रहे थे। और जब रियो ये सब सीख चुका था तो वो ये डिसाइड करता है कि वो लेक में जाके उस हेडलेस नाइट को फिर से देखेगा। अगले सीन में हम देखते हैं रियो को जो कि हेडलेस नाइट के खिलाफ खड़ा हुआ था। इस हेडलेस नाइट के बारे में बुक में कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, ऐसा भी हो सकता है कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है या फिर ये बहुत ज्यादा वीक। और इसके बाद रियो उस हेडलेस नाइट के ऊपर हमला करने के लिए चला जाता है, लेकिन उसका एक भी अटैक यहाँ पर हेडलेस नाइट को नहीं लगता। वो चीज रियो के सारे अटैक्स को ब्लॉक कर देती है और उसके अटैक को भी रियो खुद के आइस मैजिक की मदद से ब्लॉक कर देता है। लेकिन अब रियो नीचे गिर जाता है क्योंकि वो बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुका था। उसको लग रहा था कि अब वो हेडलेस नाइट तो उसको नहीं छोड़ेगा, लेकिन तब वो हेडलेस नाइट उसके पास आता है और उसको कोई भी हार्म नहीं करता। उल्टा वो हेडलेस नाइट अपने मैजिक से एक स्वॉर्ड बनाता है और वो स्वॉर्ड रियो को देता है, मानो वो बोल रहा था कि मैं तुम्हें आज उसे सिखाऊंगा कि ये स्वॉर्ड को मास्टर कैसे करते हैं। सीन कट होता है और हमें उसी जंगली ईगल को दिखाया जाता है और रियो यहाँ पर उससे फिर से लड़ने के लिए आया होता है, लेकिन इस बार वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस के साथ आया था। लेकिन बस इतना ही नहीं, वो जंगली ईगल भी इस बार इवॉल्व हो गया था और वो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। तब इन दोनों के बीच में फाइट चालू होती है जहाँ वो जंगली ईगल यहाँ पर फिर से अटैक्स करने लगता है। जो अटैक्स इतने ज्यादा पावरफुल थे कि इतनी ट्रेनिंग करने के बाद भी वो रियो के बैरियर्स को आराम से तोड़ दे रहे थे। तब रियो को समझ आता है कि वो सच में बहुत ही ज्यादा बड़ी मुसीबत में फिर से फंस चुका है और इस बार वो ईगल बहुत ही स्पीड में आता है, लेकिन बहुत सारे मल्टीपल बैरियर्स की मदद से रायो उसको जैसे तैसे ब्लॉक करता है। और जब वो ईगल फिर से अटैक करने आ रहा था तब उसके पास कोई भी हथियार नहीं था क्योंकि वो हथियार पहले ही टूट चुका था। लेकिन सही टाइम पे रियो उस हथियार को निकाल देता है जो कि उस हेडलेस नाइट ने उसको दिया था और फिर रियो जैसे तैसे उस ईगल के अटैक को डॉज करता है। कुछ देर फाइट होने के बाद रियो उस स्वॉर्ड को उस ईगल के चेस्ट में घुसा देता है और वो ईगल तब नीचे गिर जाता है। तब रियो उसके पास जाता है और बोलता है कि है तो ये मेरा दुश्मन, लेकिन इसके वजह से ही मैं ताकतवर बन पाया। और इसके बाद वो उसके चेस्ट से उस स्वॉर्ड को निकाल देता है ताकि वो शांति से मर पाए। इसके बाद जब रायो अपने घर की तरफ बढ़ रहा था तभी अचानक से सामने उसके एक ड्रैगन आ जाता है। रायो सोचता है कि ये उसका आखिरी दिन है इस दुनिया में, इसके बाद वो शायद फिर से कभी इनकारनेट नहीं हो पाएगा। लेकिन वो ड्रैगन शॉकिंगली आके नीचे बैठ जाता है और टेलीपैथी से रियो से बात करने लगता है। क्या तुमने एक बहुत ही बड़े काले से ईगल को देखा है? मैं उसको खोज रहा हूँ। रायो को लगता है कि आज तो वो गया, शायद उसने ड्रैगन के किसी मिनियन को मार दिया है।
लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था और ड्रैगन तो यहाँ पर बिल्कुल चिल बंदा था। तब ड्रैगन बोलता है कि रायो, तुम्हारे हाथ में जो स्वॉर्ड है वो बिल्कुल भी नॉर्मल स्वॉर्ड नहीं है, क्योंकि ये जो स्वॉर्ड तुमने पकड़ा है ये स्वॉर्ड फेरी किंग की स्वॉर्ड है। रायो को इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और वो सोचता है कि इस वर्ल्ड में ऐसा बहुत कुछ है जो मुझे जानने के लिए बाकी है। रायो और वो ड्रैगन पूरे दिन भर बात करते हैं, लेकिन जब शाम हो जाती है तो उस ड्रैगन को अपने नेस्ट में जाना होता है और जाने से पहले वो रायो को अपना नाम बता के जाता है जो कि ल्यूएन होता है। ड्रैगन बोल के जाता है कि आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन बाद में हमारी मुलाकात तो फिर से हो सकती है। दूसरी तरफ हम एंजल को देखते हैं जो कि रायो के स्कोर बोर्ड में देखते हुए बोलता है, ओ शिट, मैंने एक चीज तो मिस ही कर दी। रायो को एक स्पेशल एबिलिटी मिली होती है जो कि 10,000 बंदों में से एक बार रिइंकार्नेट होने से मिलता है और उसके इस एबिलिटी को इटर्नल यूथ नाम से पुकारा जाता है। अगले सीन में हम रायो को देखते हैं जो कि कुछ फिशिंग करने के लिए समुद्र किनारे आया होता है, जहाँ वो ये देख के चौंक जाता है कि समुद्र किनारे उसको एक टूटा हुआ शिप दिखता है। जब वहाँ पर पड़े हुए आदमी के पास रायो जाता है और चेक करता है तो उसे पता चलते हैं कि ये सब मारे जा चुके हैं, लेकिन उनमें से एक बंदा जिंदा था और ये देख के रायो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि यहाँ रिइंकार्नेट होने के बाद ये पहला ह्यूमन है। इस बंदे का नाम एबल होता है जो कि फ्लैशबैक्स में देख रहा होता है कि कैसे इनकी शिप डूब गई थी। बेसिकली एक ऑक्टोपस ने इनके शिप के ऊपर हमला कर दिया था। जब एबल की आंखें खुलती है तो उसके सामने कोई भी नहीं होता और वो ये रियलाइज करता है कि वो बच चुका है। एबल फिर घर से बाहर जाता है और बाहर के नजारे को देख के वो और ज्यादा चौंक जाता है कि आखिर वो कहाँ पर है। तभी उसके पीछे अचानक से रायो आ जाता है और बोलता है, हे तुम आखिर कैसे हो। हालांकि एबल एक स्किल्ड फाइटर था, लेकिन वो रायो के प्रेजेंस को महसूस ही नहीं कर पाया। यहाँ एबल रायो के कपड़े को भी नोटिस करता है, लेकिन फिर वो सोचता है कपड़ों की बातें तो बाद में भी हो सकती है, पहले मुझे उसे थैंक यू बोलना चाहिए। और तभी रायो बोलता है कि मैं सिर्फ तुम्हें ही बचा पाया क्योंकि बाकी लोग जितने भी वहाँ पर थे सब लोग पहले से ही मर चुके थे। तब एबल बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सब लोग स्मगलर्स थे। और इससे पहले एबल कुछ बात कर पाता तभी उसके पेट से आवाज आने लगती है क्योंकि उसको बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। रायो बोलता है कि चलो खाते खाते डिस्कशन हो सकती है। इसके बाद के सीन में हम देखते हैं कि दोनों खाने के लिए बैठे थे, जहाँ पर एबल पूछता है कि क्या तुम्हारे पास और कपड़े नहीं है। रायो बोलता है कि कपड़े मैं बना लेता, लेकिन मेरे पास इधर कोई भी फैब्रिक नहीं है ताकि मैं कपड़े बना पाऊँ। एबल बोलता है कि अगर तुम बनाना नहीं चाहते तो तुम कपड़े खरीद भी तो सकते हो। तब रायो बोलता है कि मैं खरीद तो लेता, लेकिन अभी यहाँ पर आसपास मेरे अलावा कोई भी नहीं रहता। और इसके बाद रायो वाटर मैजिक के बारे में एबल को बताता है और ये देख के एबल बहुत ज्यादा इम्प्रेस होता है क्योंकि दुनिया में बहुत कम जन ही मैजिक को यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ क्योंकि मैं मैजिक को यूज नहीं कर सकता। वेल इसके बाद रायो और एबल दोनों ही चलते चलते शिप के तरफ जाते हैं, जहाँ शिप में एबल वापस जाने के लिए चढ़ तो जाता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि आखिर अभी उसे जाना कहाँ चाहिए। तब एबल रियो से पूछता है, तो तुम क्यों ना मेरे साथ चलो, वैसे भी तुम यहाँ पर कितने दिनों तक रह पाओगे। रियो कुछ देर सोचता है कि क्या उसे एबल के साथ जाना चाहिए और फिर वो फाइनली डिसाइड करता है कि वो एबल के साथ जाएगा। और इसके बाद दोनों ही घर वापस आते हैं, जहाँ रियो उसके गार्डन को देख के थोड़ा सा दुखी होता है क्योंकि उसने ये सब बहुत ही मेहनत से कल्टीवेट किया था, लेकिन अगर वो इस आइसलैंड में ही रह जाता है तो वो इससे आगे कुछ भी नहीं सीख पाएगा। जब रात होती है तो रियो कहता है कि एबल मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ और इसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। और इसके बाद रियो जाता है उस ही लेक के पास जहाँ वो हेडलेस नाइट से मिलता है और उसको बोलता है कि आज रात मैं बहुत दिनों के लिए यहाँ से जाने वाला हूँ, तो आपने मेरे को जितना भी कुछ सिखाया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और तब हेडलेस नाइट भी अपने स्वॉर्ड को ड्रॉप करता है और बोलता है कि ठीक है। जहाँ एक आखिरी बार के लिए ये लोग फाइट करते हैं, लेकिन इस बार रियो हेडलेस नाइट को एक दो स्ट्राइक लैंड करने में कामयाब हो जाता है और उसके बाद रियो फिर से थक जाता है और नीचे गिर जाता है। और जब फाइट ओवर हो जाती है तो हेडलेस नाइट सीधा लेक में चला जाता है, जहाँ वो डिसॉल्व होके एक सूट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हेडलेस नाइट बोलता है कि ये तुम्हारे लिए एक फेयरवेल गिफ्ट मान लो। तब रायो एक और बार दिल से थैंक यू बोलता है इतना कुछ उसके लिए करने के लिए। अगली सुबह रायो और एबल रेडी हो जाते हैं इस आइसलैंड को छोड़ने के लिए, जहाँ रायो को थोड़ा सा बुरा लग रहा होता है क्योंकि उसने इतने दिन जो यहाँ पर बिताए हैं। और जब यहाँ पर ये दोनों फिर से आगे बढ़ रहे होते हैं तब यहाँ पर एक और जंगली बोर आ जाता है और एबल रायो को बोलता है कि मैं इसे संभाल लूंगा, जहाँ एबल अपने कॉम्बैक्ट स्किल्स की मदद से एक ही वॉर से उसको हरा देता है। और ये देख के रायो तो इम्प्रेस हो जाता है क्योंकि कॉम्बैक्ट स्किल्स पहली बार उसने देखा था, क्योंकि रायो को सिर्फ मैजिकल पावर्स ही यूज करना आता है। इसके बाद ये लोग बहुत से चैलेंजेस को फेस करते हुए आगे बढ़ते हैं ताकि वो लोग इस आइसलैंड से निकल सके। बीच में रियो नोटिस करता है कि आखिर उनका कोई पीछा कर रहा है और जब रियो उनको अच्छे से देखता है तो वो लिजर्ड मैन्स थे। तब एबल बोलता है चिंता मत करो, मैं इनको हरा दूंगा, लेकिन तब रियो बोलता है कि ये बहुत सारे हैं, जिस वजह से मैं अभी अपने मैजिक का यूज करूंगा ताकि तुम्हारी थोड़ी हेल्प हो सके। एबल को लग रहा था कि इतने से मैजिक से आखिर वो कर ही क्या लेगा, लेकिन तब रियो अपने आइसिकल स्पीयर से बहुत सारे लिजर्ड मैन्स को एक ही साथ मार देता है। और ये देख के तो एबल पूरी तरीके से चौंक चुका था कि आखिर वो इतने अच्छे से मैजिक को कंट्रोल कैसे कर सकता है। तब एबल रायो को पूछता है कि आखिर जो
जो तुमने अभी स्पेल किया उसका नाम क्या है? ये तो बस एक नॉर्मल सा स्पेल था जिसका नाम आइसिकल स्पीयर है। तब एबल बोलता है मेरे जितने भी विंड मैजिक वाले दोस्त हैं वो एट अ टाइम एक ही मैजिक को यूज कर सकते हैं, लेकिन तुमने अभी 4 आइसिकल स्पीयर्स एक साथ समन किए थे। रायो थोड़ा सा घबराते हुए बोलता है शायद ये विंड मैजिक की प्रॉब्लम होगी, लेकिन वाटर मैजिक में तो ये नॉर्मल है। और एबल इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और इसके बाद ये लोग फिर से आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद जब एबल और रियो चल रहे होते हैं तब एबल बोलता है कि यहाँ पर 3 मेजर कंट्रीज हैं और रायो को तो इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता होता, जिस वजह से वो इधर उधर की बातें करके बातें टाल रहा होता है। और बात करते करते ये लोग एक ऐसे जगह पर फंस जाते हैं जहाँ बहुत सारे पत्थर खुद ब खुद हिलने लगते हैं। तब एबल बोलता है ये घूमते हुए पत्थर और कोई नहीं गोलम्स हैं। और तब रियो पूछता है कि आखिर इनको हराने का क्या तरीका हो सकता है, लेकिन इस चीज का आंसर ना देते हुए एबल चला जाता है उनको हराने के लिए। जहाँ एबल हमला तो करता है लेकिन गोलेम उसको बहुत ही जल्दी रिकवर कर लेता है, जिसको देख के एबल वापस आ जाता है और रियो को बोलता है कि ये लोग तो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, शायद उनको हराने का कोई और तरीका ढूंढना होगा। जहाँ रियो बोलता है मेरे पास शायद से एक तरीका है और वो बहुत बड़े बड़े आइस क्यूब्स को समन कर लेता है और वो उन बड़े बड़े आइस क्यूब्स को एक साथ गोलेम के ऊपर फेंक देता है, जिस वजह से सारे गोलेम डब के मर जाते हैं। और रियो की ये स्पेल देख के एबल फिर से चौंक जाता है और बोलता है कि आखिर तुम क्या क्या कर सकते हो। तब वहाँ पर गोलेम का बॉस उनके सामने गिरता है और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मैजिकल क्रिस्टल भी लगा होता है। एबल बोलता है कि ये मैजिकल क्रिस्टल हम निकाल के बेच सकते हैं, इनके हमें बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। रायो बोलता है कि मैं सारे मैजिकल क्रिस्टल्स तुम्हें दे देता, लेकिन अब मैजिकल क्रिस्टल्स निकालने के लिए मुझे इन सारे बड़े बड़े आइस क्यूब्स को मेल्ट करना पड़ेगा और फिलहाल मैं इतना ज्यादा लेजी हूँ कि मेरे को ये करने का मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा। कुछ देर ट्रैवल करते साथ इनको एक बहुत ही बड़ा सा क्रोकोडाइल टाइप का चीज दिखता है। एबल बोलता है कि ये एक हाइब्रिड बीहीमोथ है जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। रियो बोलता है तो क्या हमें इसे पकड़ना चाहिए, लेकिन तब एबल बोलता है कि अगर ये पॉसिबल होता तो हम कर लेते, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तभी वो बेहेमोथ के ऊपर बहुत सारे वाइब्रेंस हमला करने के लिए आते हैं। रियो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसको 2 मॉन्स्टर्स के बीच में लड़ाई देखने के लिए मिलेगी। तब वहाँ पर बहुत सारे वाइब्रेंस आते हैं और बेहेमोथ के ऊपर बहुत सारे पत्थर से हमला करने लगते हैं। जहाँ बेहेमोथ को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता, लेकिन उसे डिस्टर्ब हो रहा होता है। यही वजह है कि वो उठता है और मैजिक कैंसिलेशन स्पेल का यूज करता है, जिससे कि सारे अटैक्स के साथ साथ सारे वाइब्रेंस भी नीचे गिर जाते हैं। अगले सीन में रात हो रही होती है जहाँ पर दोनों बैठ के डिनर कर रहे थे। जहाँ रायो एबल को मैजिक कैंसिलेशन स्पेल के बारे में थोड़ा और बताने के लिए बोलता है। जहाँ एबल बोलता है कि ये सब स्पेल ज्यादातर डंजन्स में यूज होते हैं। रायो तभी चौंक जाता है और बोलता है क्या यहाँ पर डंजन्स भी है। और उसके बाद वो एबल पे गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि डंजन्स के बारे में उसने उसको इतना ज्यादा लेट बताया। और इसके बाद एबल रियो को एल्फ्स के बारे में और सारे ह्यूमन काइंड्स के बारे में भी बताता है। अगले सीन में हम दोनों को देखते हैं जो कि दोनों ही यहाँ पर पहाड़ चढ़ के अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे थे। और तब रायो बोलता है जब हम इन जगह को पार कर लेंगे इसके बाद शायद से यहाँ पर ह्यूमंस देखने के लिए मिल सकते हैं। तब एबल पूछता है लेकिन आखिर तुम्हें ये सब कैसे पता। तब एबल को याद आता है कि ये सब इन्फॉर्मेशन उसको ड्रैगन ने ही दी थी। और इसके बाद रियो सोचता है तो क्या मैं एबल को मेरे ड्रैगन दोस्त के बारे में बता दूं? नहीं छोड़ो, वैसे भी वो उसको सुन के डर ही जाएगा। और उसके बाद वो कुछ बहाना मार देता है और वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ देर आगे चलने पर उनको कोई मॉन्स्टर की आवाज आने लगती है, जहाँ दोनों ही उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब वो मॉन्स्टर उनके पास आता है तो उसे देख के दोनों की ही धज्जियां उड़ जाती है, क्योंकि वो मॉन्स्टर एक ग्रिफिन था। टाइम वेस्ट ना करते साथ रियो अपने बैग में से 2 मीट के टुकड़े निकाल के ग्रिफिन की तरफ फेंक देता है और ग्रिफिन दोनों ही मीट के पीसेस को पकड़ के वहाँ से चला जाता है, जहाँ दोनों ही राहत की सांस लेते हैं। और एबल बोलता है अच्छा हुआ तुमने इस सिचुएशन को संभाल लिया, वरना अगर हम इतने स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट के साथ फेस टू फेस फाइट करते तो हम मर ही जाते। फिर आगे बढ़ते बढ़ते एबल बोलता है कि पिछले 100 सालों में किसी ने भी एक बहीमोथ और एक ग्रिफिन को नहीं मारा। शायद ये बड़े बड़े पहाड़ ही है जो कि इन दोनों प्रजाति को ह्यूमन सोसाइटी में जाने से रोक रहे हैं। कुछ देर और आगे जाने पर रियो को सामने वाइब्रेंस की प्रेजेंस महसूस होती है और रियो एबल को बोलता है कि क्यों ना हम इनके साथ फाइट ले। एबल बोलता है कि एक वाइब्रेन को हराने के लिए भी हमें बहुत सारी एक्सपीरियंस की जरूरत होगी, लेकिन तब रियो बोलता है कि अगर हम किसी से फाइट ही ना ले तो हमें एक्सपीरियंस कैसे होगा। और तभी अचानक से रियो बाहर निकल जाता है, जहाँ वाइब्रेंस रियो को देख लेते हैं, लेकिन तब रियो अपने वाटर मैजिक के हेल्प से वाइब्रेंस के पंखों को नीचे गाड़ देता है। और तब एबल जाता है और क्लोज कॉम्बैट स्किल की मदद से वो वाइब्रेन को मार गिराता है। और ये सुन के और 2 वाइब्रेंस यहाँ पर आ जाते हैं और तब रायो बिना मैजिक स्पेल को चैंट किए ही उन दोनों को भी नीचे गिरा देता है। और एबल ने भी ये चीज देख ली थी, जिस वजह से एबल को यहाँ पर रियो के ऊपर थोड़ा थोड़ा शक होने लग गया था। और इसके बाद ये लोग मैजिक स्टोन कलेक्ट करते हैं और अपने रास्ते में आगे बढ़ जाते हैं। और यहीं पर इनका ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड अभी नेक्स्ट सैटरडे को आएगा। और हाँ, इसका नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए आप यहाँ पर 150 कमेंट्स का टारगेट जरूर से पूरा कर देना। और यार भाइयों को लाइक करने के लिए बोलना भी नहीं पड़ता।
तो चलो यार, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर से कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट एपिसोड में।